आज हम लोग व्याकरण रिवीजन भाग 3 को देखेंगे। जो रिवीजन के लिए मैंने क्लास कराई थी, जिसमें भाग 1 और भाग 2 में आपको लगभग आधा व्याकरण पढ़ा दिया था। लगभग 50% सिलेबस जो है पूरा हो चुका था, और उसमें जो कुछ काम बाकी है उसको हम लोग देखेंगे। उसके ऊपर कुछ सवाल भी हमने आपको प्रैक्टिस कराए थे। तो आज जो बाकी है थोड़ा सा संधि समास के लगभग उसको समाप्त करके तब फिर एक प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, और उसके बाद आप लोग अपने टेस्ट के लिए तैयार हो जाइएगा। ठीक है, तो हम लोग इसके विषय में बात व्याकरण भाग 3 में हम लोग क्या पढ़ेंगे इसको देखा जाए। तो सबसे पहले हमने आपको आज लिंग जो है, लिंग नामक जो टॉपिक है उसके विषय में चर्चा की जाएगी। तो हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है एकदम। जिससे पुरुष जाति का बोध हो वह पुल्लिंग होता है, और जिससे स्त्री जाति का बोध हो वह स्त्रीलिंग होता है। लेकिन इसमें थोड़ी सी समस्या उस समय आ जाती है जब क्या होता है कि कोई शब्द दे दिया जाता है और कहा जाता है कि आप पहचान कीजिए कि वह कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो वैसे समय में आपको वाक्य में प्रयोग करके और तब बताया जाता है कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, वैसे तो जिसको आप जानते हैं, जैसे कि अगर जहाँ से स्त्री का बोध, जैसे कि रानी अगर कहा जाए तो रानी से स्त्री का बोध हो रहा है तो यह स्त्रीलिंग होगा। राजा कहा जाए तो राजा से पुल्लिंग का बोध हो रहा है तो यह पुल्लिंग होगा। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें क्या है, जैसे कि प्रचार, इसमें आप समझ नहीं पाइएगा कि स्त्रीलिंग होगा कि पुल्लिंग होगा। तो ऐसे शब्दों के लिए आपको क्या करना होगा कि वाक्य प्रयोग करना होगा, वाक्य बनाना होगा। ठीक है, वाक्य प्रयोग करने के आधार पर आप बताइएगा कि प्रचार पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ठीक है, वाक्य में प्रयोग करने के बाद ही पता लगेगा। जैसे कि प्रचार हो रहा है। ठीक है, तो प्रचार हो रहा है जब आप बोल रहे हो, तो रहा है जब लगा है तो क्या होगा, पुल्लिंग होगा। जब रही है लगा हो तो क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, तो अपने अब यह वाक्य प्रयोग भी इस पर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन में कितने साहित्य की पुस्तक को पढ़े हुए हैं, हिंदी आपने कितना पढ़ा हुआ है। अभी तक आप बचपन से लेके जब तक बड़े हुए हैं तब तक जो है आपने हिंदी को पढ़ा है। तो आप जैसे पढ़े हुए हैं उसके हिसाब से जो है आपको क्या है कि अनुभव हुआ होगा। आप अपने अनुभव और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर भी बता सकते हैं कि कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है और कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, बिना प्रैक्टिस बिना अभ्यास का नहीं होगा। आपके पास जो भी पाठ्य पुस्तक है उसमें देखिए और देखने के हिसाब से आप पता कीजिए और वाक्य प्रयोग द्वारा पता कीजिए कि कौन सा शब्द जो है वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, अब बारी आती है वचन की। ठीक है, तो वचन जो है वो क्या होता है, वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जिससे एक का बोध हो वह एक वचन, और जिससे बहुत बहुत एक दो या दो से अधिक चीजों का जब बोध हो तो क्या होता है, बहुवचन। ठीक है, फिर पुरुष की बारी आती है। तो पुरुष के विषय में हम लोग बात कर चुके हैं। जो सर्वनाम का जो भेद हम आपको पढ़ाए हुए थे, पुरुषवाचक सर्वनाम, वहां पर पुरुष के विषय में बात हो चुकी है। और इन सभी चीजों का बात जो है आपको संस्कृत व्याकरण के जो क्लास चलाया जा रहे थे उसमें भी आपको समझाया जा चुका है, वहां से जाकर के बात समझ सकते हैं। अब बारी आती है कारक की। तो कारक के विषय में भी हम लोग बात कर चुके हैं। कारक के एक स्पेशल वीडियो अभी 2-3 दिन पहले ही बनाया गया था संस्कृत को लेकर के। तो लगभग संस्कृत और हिंदी लगभग सेम चलता है, संस्कृत में थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो अभी उसमें हम संस्कृत हिंदी के लेवल से ही आपको पढ़ाए थे कारक। यदि आप वहां से भी देख लेते हैं तो कारक आपका क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद जो है अब प्रत्यय को देखा जाए। हालांकि प्रत्यय के विषय में पिछले वीडियो में बात हुआ था कि प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के बाद में लग करके उसके अर्थ को क्या करता है, बदल देता है। और उपसर्ग वह शब्दांश है जो शब्द के पहले लग करके अर्थ को बदल देता है, बात हुआ था। अब प्रत्यय के प्रकार का बात नहीं हुआ था, जो हम इसी में कर लेते हैं। प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं हिंदी व्याकरण के अनुसार। वैसे संस्कृत व्याकरण के अनुसार इसके प्रकार जो क्या होते हैं, अलग होते हैं, लेकिन हिंदी व्याकरण के अनुसार इसके प्रकार जो है तो क्या होते हैं, दो होते हैं। कृदंत जो क्रिया के मूल रूप, क्रिया का मूल रूप क्या है उस दिन बात हुआ था, बताइए।
क्रिया के मूल रूप धातु कहलाता है। ठीक है, मूल रूप धातु के बाद जो शब्द लगाए जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कृदंत बोलते हैं। और तद्धित का मतलब हुआ संज्ञा या विशेषण। के बाद जो शब्द लगाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तद्धित। अब एक उदाहरण द्वारा इसको देखा जाए, जैसे कि मान लीजिए बात हो रहा हो क्री मतलब एक धातु हो गया जिसमें लग गया संस्कृत के तव्य नामक जो है प्रत्यय लगा तो बन जाएगा कर्तव्य। समझ रहे हैं? अर्थात क्री जो एक धातु हुआ, क्रिया का मूल रूप हुआ, क्रिया के मूल रूप में जो प्रत्यय लगा क्या बोलेंगे? क्रिदंत। और संज्ञा और विशेषण के जो लगेंगे प्रत्यय उसको क्या बोलेंगे? तद्धित प्रत्यय। ठीक है, जैसे कि अंत जो है विशेषण हुआ, अंत में य नामक प्रत्यय जुट गया तो क्या बन गया? अंत्य। क्या बना? अंत्य। तो इस तरीके से जो बातें हुई हैं। फिर उसी प्रकार ताल नामक शब्द में व्य नामक प्रत्यय जुड़ा तो तालव्य बन गया, समझे ना? फूल नामक शब्द में फल नामक शब्द में फल जो संज्ञा है इत जुड़ गया तो बन गया फल। ठीक है, तो इत क्या हुआ? यह तद्धित प्रत्यय हुआ और तव्य क्या हुआ? कृदंत प्रत्यय हुआ। अर्थात आपको अब जब पहचानने के लिए मिले तो आप पहचान सकते हैं कि संज्ञा और विशेषण के बाद जो प्रत्यय आते हैं उसे तद्धित बोलते हैं, और क्रिया की मूल रूप धातु के बाद जो प्रत्यय आते हैं उसे हम कृदंत बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग समास को देखेंगे। समास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ होता है व्याकरण की दृष्टि से। तो समास की जो परिभाषा बनेगी उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदों के मिलने से, ठीक है ना, जो पद मेल से जो पद बनते हैं उसे हम समास बोलते हैं। समास का सही नाम है समास विग्रह। ठीक है, इसका अर्थ समझते हैं। समास में दो या दो से अधिक पद मिलते हैं, दो पदों का मिलन होता है। ठीक है, और विग्रह का मतलब हुआ कि फिर उसे तोड़ा जाता है, उसके बाद अर्थ स्पष्ट होता है। जैसे कि मैं लिखूं स्वर्ग प्राप्त। ठीक है, तो स्वर्ग प्राप्त को मैं अगर लिखता हूं तो यहाँ दो पद हैं, एक स्वर्ग है एक प्राप्त है। दोनों पदों का मेल हुआ और एक नया शब्द बना जिसे कहा गया स्वर्ग प्राप्त। नया शब्द बना जिसे कहा गया स्वर्ग प्राप्त। अब जब इसका विग्रह करेंगे तो यह हो जाएगा स्वर्ग को प्राप्त। विग्रह करने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि जब बात समझ में नहीं आता है, एक शब्द से बात समझ में नहीं आता है, तो दोनों शब्दों को तोड़ करके देखा जाता है कि इसके क्या अर्थ स्पष्ट हो रहे हैं। पहला बात। दूसरा बात, विग्रह करने की आवश्यकता उस समय पड़ती है जब समास के प्रकार को पहचानना होता है, यह समास का कौन सा भेद है। ठीक है, तो जब इसको तोड़ा जाए स्वर्ग को प्राप्त तो समास विग्रह होता है, और जब स्वर्ग प्राप्त अगर लिखा जाए तो वह समास होता है। तो यहाँ पर अब समास की परिभाषा क्या बनेगी आप बताओ? दो या दो से अधिक पदों के मिलने से, अर्थात दो या दो से अधिक पदों का मेल क्या कहलाएगा? समास। जैसे में आप लिख सकते हो स्वर्ग प्राप्त। समझ गए? समास को समझ गए? अब यहाँ पे जो दो या दो से अधिक पद का जो बात हुआ है यह समास के सभी भेदों में होगा। ठीक है, इस बात की मतलब रखना पड़ेगा। देखिए, कुछ चीज ऐसी होती है हर चैप्टर में जिसके इर्द गिर्द ही सारी प्रक्रियाएं होती हैं। इसके पहले वाला जो वीडियो आप देखे थे उसमें जो मेन हीरो था वह कौन था? क्रिया था।
याद है? जी। क्रिया के मूल रूप को धातु बोला गया, ठीक है। क्रिया के रूपांतरण को वाच्य बोला गया था। क्रिया के साथ समय के बोध को काल बोला गया था। याद है? सब मेन काम जो क्रिया ही कर रहा था, सब चीजें जो क्रिया के माध्यम से ही हो रही थी। आज की इस वीडियो में जो बातें होंगी वह लगभग पदों के आधार पर होगा। मतलब समास जो है वह पदों पर चलेगा और संधि जो होती है वर्णों पर चलती है। आपको याद रखना पड़ेगा। याद रखने के लिए आधार बनाना जरूरी है। जब दो वर्णों की मेल की बात की जाए तो वहां पे क्या होगी? संधि होगी। समास के बाद संधि का भी क्लास चलेगा, लेकिन आधार बनाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको याद रखने में तकलीफ नहीं होगा। याद रख सकते हैं आप आसानी से कि दो या दो से अधिक पद जब आपस में मिलते हैं तो समास होते हैं। दो या दो से अधिक दो वर्णों का जब मेल होता है तो वह संधि होता है। ठीक है। अब समास के जब भेद की बात की जाए तो सबसे पहला समास का भेद होता है, सबसे पहला हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष, ठीक है। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है कि दो या दो से जो अधिक पद जो होते हैं वह कारक चिन्हों के माध्यम से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। इसके माध्यम से कारक एक ही तो होगा। तत्पुरुष कारक चिन्हों के माध्यम से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। समझ रहे हैं? कारक चिन्हों के माध्यम से। मैं शॉर्टकट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप जो इसका परिभाषा अपने हिसाब से बना लीजिए किताब के माध्यम से। कारक चिन्हों के माध्यम से जो पद जुड़े होते हैं उसे क्या बोलते हैं? तत्पुरुष कहते हैं। जैसे कि अगर बात किया जाए सिरतोड़, क्या? सिरतोड़ अर्थात सिर को तोड़ने वाला या कर्म कारक से जुड़ा हुआ है, इसलिए कर्म तत्पुरुष भी इसे कहा जाता है। ठीक है। फिर मैं बात करूं रसोई घर, रसोई के लिए घर, तो संप्रदान तत्पुरुष इसे कहा जाएगा। दूसरा भेद इसका हो जाएगा, दूसरा भेद की अगर बात की जाए तो कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, देखिए कर्मधारय समास की अगर बात की जाए तो कर्मधारय समास में देखिए, इसमें किताब में जो परिभाषाएं लिखी गई है उसके आधार पर भी आप कुछ और अन्य परिभाषा भी सोच सकते हैं। ठीक है। इसमें लिखा जा रहा है कि कर्ता तत्पुरुष को ही कर्मधारय समास कहा जाता है। ठीक है। जो कर्ता तत्पुरुष मतलब जिसमें कार्य करता है, जो कर्ता, उसको ही कर्मधारय समास कहा जाता है। कर्ता अर्थात विभक्ति के पूर्व उत्तर पद विशेषण और विशेष्य के रूप में होते हैं। आप इसका परिभाषा बना सकते हैं कि वह समासिक पद जिसका क्या हो कि मतलब जिसमें पहला पद दूसरे पद की विशेषता बतला रही हो, क्या कहलाती है? कर्मधारय। पहला पद दूसरे विशेषता बतलाए। ठीक है। आपको किताबी परिभाषा याद नहीं करने हैं, आपको अपने से कुछ बदल भी सकते हैं आप। ठीक है ना, कुछ समझती हुए उस स्थिति को। तो पहला पद जब दूसरे की विशेषता बतलाए तो क्या कहलाएगा? कर्मधारय। जैसे कि मैं लिखूं 9 युवक, अब इसकी क्या बनेगी? इसका विग्रह क्या होगा? 9 है जो युवक, 9 मतलब नया है जो युवक, मतलब वह लड़का, वह नौजवान जो नया है। ठीक है ना, क्या कहलाएगा? 9 युवक। जैसे मैं बात करूं परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, यहाँ पे युवक की विशेषता बतलाई जा रही है कि युवक कैसा है? नया है। परमेश्वर, ठीक है ना, परम है जो ईश्वर, ईश्वर कैसा है? तो परम है। समझ ना, मतलब पहला पद क्या हो दूसरे पद की विशेषता बतलाए, क्या कहलाता है? कर्मधारय समास कहलाता है। ठीक है। यह भी आप कह सकते हैं। अगर इसकी जगह पे आप दूसरा परिभाषा बनाना चाहें या कहीं लिखा हो कि पहला पद क्या हो? पहला पद क्या हो? विशेषण हो, और दूसरा पद क्या हो? विशेष से हो, वह क्या होता है? कर्मधारय समास कहलाता है। ठीक है। अगर तीसरे मतलब इसके प्रकार की बात की जाए तो बहुव्रीहि समास।
बहुव्रीहि समास की विशेषता यह होती है कि यह इसमें जो पद होते हैं वे अपना अर्थ छोड़ देते हैं, अपना अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ ले लेते हैं। विशेष अर्थ ग्रहण करने वाले पद क्या कहलाते हैं? बहुव्रीहि समास कहलाते हैं। जैसे कि बात किया जाए लंबोदर, अब इसकी विग्रह किया जाए तो पता लगेगा कि लंबा पेट वाला मतलब लंबा उदर वाला। तो लंबा उदर वाला कौन है? गणेश, ठीक है ना। गणेश जी को लंबोदर भी कहा जाता है। गणेश का पर्याय शब्द है क्या? लंबोदर, अर्थात लंबा पेट यहाँ पे नहीं रहा, यहाँ पे लंबोदर कहने से गणेश का अर्थ सामने आया। तो यहाँ जो अपना अर्थ छोड़ करके दूसरा अर्थ प्रकट करे तो उसे बहुव्रीहि कहा जाता है। नीलकंठ, ठीक है, नीले कंठ वाले शंकर, भगवान शंकर, ठीक है ना। बहुव्रीहि और कर्मधारय लगभग एक जैसे लगते हैं। इसको विग्रह के आधार पर ही क्या मतलब पहचाना जा सकता है। यदि मैं लिखूं लंबोदर की जगह पे अगर मैं लंबोदर की मैं अगर व्याख्या करूं और मैं कहूं कि लंबा है उदर जिसका, ठीक है, किसका? गणेश, ठीक है। लंबा पेट वाला, लंबा उदर वाला गणेश, ठीक है ना। तो वो अगर इसकी व्याख्या अगर कर्मधारय के तरीके से करूं तो मैं बोलूं कि मतलब उदर है जो लंबा, ठीक है, लंबा है जो उदर, तो यह कर्मधारय समास का रूप हो जाएगा। लेकिन यहाँ नहीं, इसको बहुव्रीहि के ही अंतर्गत रखा जाता है। समझ गए? इस सब बातों पर ध्यान दीजिए। अगर कंफ्यूज करने के लिए आपको परीक्षा में या कहीं भी कंफ्यूज किया जा सकता है, लेकिन आप ध्यान रखें कि जो अपना अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करे उसे क्या बोलेंगे? बहुव्रीहि बोलेंगे। याद रहेगा? चलिए, अब दूसरे जो समास के जो तीन जो मतलब हैं वे आसान पद हैं। तो तीसरा हो गया, चौथा द्विगु समास। द्विगु का मतलब हुआ कि जिस समासिक पद का पहला पद क्या हो? पहला पद संख्यावाचक हो, संख्यावाचक हो। सोच समझ करके बोलो, ठीक है। जिस समासिक पद का पहला पद, पहले सोचो कि मतलब क्या बात हो रहा है, उसके बाद तुम बोलो। पहला पद संख्यावाचक हो, क्या कहलाता है? द्विगु समास कहलाता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं लिखूं पंचवटी, तो पंच से शुरू हुआ, पंच संख्या है, तो इसका अगर बात हो तो पांच वटों का समाहार क्या कहलाता है? पंचवटी, 5 वटों का समाहार। त्रिभुवन, 3 भवनों का समाहार क्या कहलाता है? त्रिभुवन, ठीक है। मतलब जो पहला पद क्या हो कि संख्यावाचक हो उसे क्या बोलेंगे? द्विगु समास बोलेंगे, ठीक है। अगर चौथे की बात की जाए, मतलब कितने हो गए? 5 हो गया, 4 हुआ। छठे की अगर बात किया जाए तो द्वंद्व समास, 5वां हुआ द्वंद्व समास, ठीक है। तो 5वां हुआ तो छठा भी हो जाएगा। द्वंद्व समास, जिस समासिक पद में दोनों पद प्रधान हो क्या कहलाते हैं? दोनों पद प्रधान हो क्या कहलाता है? द्वंद्व समास कहलाता है। तत्पुरुष में पहला पद प्रधान होता है, इस बात पर ध्यान दीजिए। आगे जो बताया जा रहा है इसके ऊपर आपको भी खुद सोचना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं दाल भात, द्वंद्व समास को मतलब पहचानने का यह तरीका है कि बीच में जो योजक चिन्ह का प्रयोग जरूर होता है। इसे क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह। क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह। हाँ, चलिए ठीक है। तो इसको जब एक विग्रह करेंगे तो लिखेंगे दाल और भात, माता पिता, माता और पिता, इसको क्या बोलेंगे? द्वंद्व समास बोलेंगे। और जो छठा बच गया है उसे बोलते हैं अव्ययी
भाव समास। तो इसका जैसे इसका नाम है वैसा ही इसका काम भी है। सब तो नाम के ही आधार पर है। जिसका पहला पद क्या हो, अव्यय हो। मैं कल ही अव्यय के विषय में बात कर चुका हूँ, इसकी पिछली वीडियो में बात की गई है। जिसका पहला पद अव्यय हो क्या कहलाता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। ठीक है। एक होता है नीय समास भी आता है। नीय समास को भी एक नए मतलब व्याकरण में रखा जा रहा है, नीय समास। ठीक है। इसका मतलब हुआ कि जो नकारात्मक का बोध कराता है उसे क्या बोलते हैं, नीय समास बोलते हैं। अब अव्यय का हो जाएगा जैसे कि एकाएक। एकाएक इसका बनेगा एक के बाद एक, क्या कहलाएगा, अव्ययी भाव समास कहलाएगा। जैसे क्या जाएगा, प्रतिदिन। प्रतिदिन तो इसका होगा दिन के बाद दिन, क्या होगा, अव्ययी भाव समास कहलाएगा। नीय समास में नकारात्मक बातें जब आ जाएंगी तो उसे नीय समास कहा जाए, मतलब नकारात्मक चीजों का जब बोध कराएगा उसे नीय समास कहा जाता है। अब देखिए, अब आपने तो सबको समझा। अभी सबकी परिभाषा आपको अपने हिसाब से बनाने होंगे, सबकी उदाहरण आपके हिसाब अपने हिसाब से समझने होंगे। और परीक्षा में इसके ऊपर किस किस मतलब तरीके के सवाल आएंगे, उन सवालों को मैं अगले वीडियो में प्रैक्टिस कराऊंगा। मैंने अभी तक जो कुछ भी पढ़ाया है उसको लेकर के मैं मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन को बना करके आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा और आपको सवालों की प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। सिर्फ इतना से आपका काम चलने वाला नहीं है। मैंने जो कुछ भी आपको बताया उसमें बुक का हेल्प लेकर के, सहारा लेकर के आप या मतलब बिना बुक का भी आप परिभाषा ऐसे बना सकते हैं। मतलब जैसे कि मैंने लिखा कर्मधारय समास, तो पहला पद दूसरे पद की विशेषता बदलाए, तो ऐसे थोड़ा लिखिएगा। आपको जब परिभाषा बनाना होगा, मतलब ये तो शॉर्टकट में हो गया, समझाने का तरीका हो गया। आप समझने का तरीका में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस विधि को TLM विधि कहा जाता है। ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के नाम से इसको जाना जाता है। TLM विधि भी के माध्यम से आपको पढ़ाया गया। अब आपको जो है इसके माध्यम से क्या करना होगा, इसके माध्यम से अपना मतलब परिभाषा बनाना होगा। कर्मधारय समास किसे कहते हैं लिखना होगा कि जिस समासिक पद में पहला पद क्या हो, दूसरे पद की विशेषता बतलाती हो, अर्थात दूसरे शब्दों में पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष से हो, तो उसे क्या बोलेंगे, कर्मधारय समास बोलेंगे। जैसे में एक दो उदाहरण जो है आप लिख लीजिए। तो इस तरीके से आप समास की परिभाषाओं को बना सकते हैं। और रही बात इसके ऊपर सवाल जवाब की, तो मैं अगले वीडियो में इसके मतलब सवालों की प्रैक्टिस जरूर कराऊंगा। अब हम लोग संधि के विषय में बात करेंगे। संधि जैसा कि इसका नाम से ही आपको अर्थ स्पष्ट हो रहा होगा, संधि समझौता उसका एक और नाम है। ठीक है ना। फिर मेल मतलब एक होना, मिलन होना संधि कहलाता है। तो इसकी नाम से भी आप इसके अर्थ को समझ सकते हैं। और अगर परिभाषा के रूप में इसको देखा जाए तो इसकी परिभाषा बनती है कि दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को संधि कहते हैं। दो वर्णों का इसमें क्या होता है, मेल होता है। क्या होता है, दो वर्णों का मेल। जैसे कि अ जोड़ अ को अगर मिलाया जाए तो बनेगा आ। तो ये जो प्रक्रिया हुई है कि अ और अ के मिलने से जो आ बना है, इसे हम क्या बोलेंगे, संधि बोलेंगे। ठीक है। अब इसका इस्तेमाल शब्दों में भी होता है, जैसे कि पूर्ण, जुड़, अर्क। पूर्ण, जुड़, अर्क। यहाँ पे अण में भी अ है और यहाँ अ खुद है, ये दोनों मिलकर बनेगा कोणार्क। कोणार्क और आ बन गया। समझ रहे हैं बातों को। अर्थात संधि को आप समझ गए कि दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन क्या बोलेंगे, संधि बोलेंगे। अब संधि के तीन प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जैसा इसका नाम है वैसी इसकी परिभाषाएं भी हैं। दो स्वर वर्णों के मेल से, दो स्वर वर्णों के मेल से जो स्वर का और है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, स्वर संधि बोलते हैं। दो स्वर वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम क्या बोलते हैं, स्वर संधि बोलते हैं। जैसे कि अभी बात हुआ है अ जोड़ अ मिलके आ, यह स्वर और स्वर के मिलने से स्वर बना है, तो यह स्वर संधि का भी उदाहरण हो सकता है। समझ रहे बातों को।
फिर इसमें और भी सारे होते हैं, अभी स्वर का ही प्रकार होता है, इसके विषय में हम अभी बात करेंगे। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है आ जोड़ अ के मिलने से आ बनता है। ठीक है, जैसे बात किया जाए लज्जा, तो व्यंजन संधि में आता है व्यंजन वर्ण के साथ। किसके साथ? व्यंजन वर्ण के स्वर या व्यंजन का क्या हो, मील हो। व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन का मेल हो, और उसके बाद क्या हो, व्यंजन का विकार उत्पन्न हो। ध्यान रहे इस बात पर, व्यंजन का विकार उत्पन्न हो, उसमें क्या बोलेंगे, व्यंजन संधि बोलेंगे। यहाँ पे स्वर वर्णों के मेल के साथ स्वर और स्वर के मेल के साथ और भी मतलब व्यंजन भी बन सकता था और स्वर भी बन सकता था, लेकिन यहाँ पर व्यंजन वर्ण और स्वर, व्यंजन में जब स्वर मिलेगा तो व्यंजन ही बनेगा, और व्यंजन में जब व्यंजन मिलेगा तो व्यंजन ही बनेगा। जब ऐसी स्थिति होगी तो क्या होगा, व्यंजन संधि का उदाहरण होगा। जैसे कि दिक को हलंत देते हैं तो व्यंजन हो गया, पता है ना आपको। सिर्फ क लिखते हैं तो इसमें क हलंत का जोड़ अ जुड़ा होता है। जब वर्ण हम आपको पढ़ाए थे तो आपको बताए थे, तो दिक जोड़ अंबर। ठीक है, यहाँ पे क हलंत अर्थात व्यंजन है ही, व्यंजन के साथ अ अर्थात स्वर का जब मिलन होगा तो क्या बनेगा, दिगंबर। दिगंबर। ठीक है, को और अ के मिलने से क्या बना, दिगंबर। ग। समझ रहे बातों को, अर्थात व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण की जो संधि हुई है उसे क्या बोलेंगे, व्यंजन संधि बोलेंगे। अब विसर्ग में होगा कि स्वर या व्यंजन के मेल से, स्वर हो या व्यंजन हो, कुछ भी हो, उनके मेल से जो विसर्ग का विकार उत्पन्न हो, विसर्ग का विकार उत्पन्न हो, उसे क्या बोलेंगे, विसर्ग संधि बोलेंगे। जैसे कि बात हो रहा है नीह जोड़ चय, इसका निशान निश्चय। किसी को दिखा नीह जोड़ चय, निश्चय। समझ रहे हैं। तो विसर्ग के साथ नी जो है व्यंजन है, विसर्ग के साथ व्यंजन का मतलब मिलन हुआ और फिर व्यंजन का निर्माण हुआ, वो भी आधे विसर्ग में ही हुआ, तो क्या होगा, विसर्ग संधि कहलाएगा। ठीक है, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ठीक है, जिसमें से पहला जो है वह दीर्घ संधि कहलाता है। जैसा इसका नाम है दीर्घ संधि, वैसा ही इसके परिभाषा भी बनता है और इसके उदाहरण भी होते हैं। इसका मतलब हुआ कि जब एक तरफ, ठीक है ना, एक साइड में मतलब पहला पद अ हो, आ हो, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ठीक है ना, ये अगर वर्ण आते हैं, एक श्री भी होता है, ठीक है ना, री और श्री, अगर ये वर्ण आए इनके बाद, ठीक है ना, पहला पद अगर इन सभी वर्णों का हो और दूसरा इनके बाद ये सेम ये वर्ण आए, दूसरा कुछ भी आए, कुछ भी नहीं मतलब इन्हीं में से इनके बाद अगर यही आते हैं और इनके बाद जो है जो मात्राएं बनती है वह दीर्घ मात्रा बनेंगी। क्या बनेंगी, दीर्घ मात्रा। दीर्घ मात्रा का मतलब हुआ कि अ और अ के मिलने से आ बना, आ और अ के मिलने से आ बना, छोटी छोटी के मिलने से बड़ी बनी, छोटी बड़ी के मिलने से बड़ी। आप देख रहे हैं ना क्या बन रहा है, जो बन रहा है वो क्या हो रहा है, जो बन रहा है वो क्या हो रहा है, दीर्घ बन रहा है। इसीलिए इस संधि को क्या कहा जाता है, दीर्घ संधि कहा जाता है, क्योंकि ये जो बनाता है वो दीर्घ संधि मतलब दीर्घ ही बनाता है, बड़ा ही बनाता है। अब इसके उदाहरण को हम देखते हैं। सबसे पहले और अ का उदाहरण तो हम आपको बता चुके हैं, कोण जोड़ और हो गया कोणार्क। ठीक है, फिर आ और अ के मिलने से लज्जा जोड़ भाव, लज्जा
भाव। ठीक है, ई और ई के मिलने से बना है गिरी। गिरी जोड़ इंद्र। यहाँ पे री में जो छोटी ई है और ई छोटी है, लेकिन ये बनेगा क्या? गिरिंद्र। समझ रहे हैं? यहाँ पे री और ई के मिलने से बना गिरिंद्र। बड़ी बनी। इन सब मतलब बड़ी ही बना। ठीक है ना? इन सब के ऊपर सवाल बहुत मतलब जबरदस्त तरीके का बनाया जाता है, जिसकी प्रैक्टिस जब होगी तो आपको समझ में आएगा। फिर छोटी ई और बड़ी ई की जब हम बात करते हैं तो गिरी जोड़ ईस तो बनेगा गिरीश। गी बड़ी। गिरीश। समझ गए? फिर आगे बात होगा उ जोड़ उ, अर्थात भानु भानु जोड़ उदय मिल करके बनेगा भानुदय। भानुदय। ठीक है, इसके ऊपर सवाल बनेगा कि भानुदय नामक पद में किन दो वर्णों की संधि हुई है। एक बात कर लीजिए, सवाल यहाँ बनेगा कि भानुदय नामक पद में किन दो वर्णों की संधि हुई है। तो क्या बोलिएगा? छोटी ऊ और छोटी ऊ के मिलने से बड़ा ऊ का निर्माण हुआ है। यह इसका आंसर होगा। समझ गए? इसलिए आपको बहुत गहराई से पढ़ना होगा और पूछ देगा कि भानुदय नामक पद में किन दो वर्णों की संधि हुई है और कौन सा नया वर्ण बना है। किन दो वर्णों की संधि हुई है जब बात करेगा तो छोटी हो छोटी हो। कौन सा नया वर्ण बना है तो बड़ी हो। कौन सा मतलब या कौन सा संधि का कौन सा प्रकार है तो दीर्घ संधि। अगर उसमें ऑप्शन में दीर्घ संधि न दिया हो, सिर्फ स्वर व्यंजन और विसर्ग दिया हो तो स्वर संधि। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ एक छोटी सी गलती हो गई है। यहाँ पे लज्जा जोड़ भाव ना हो के अभाव होगा। ठीक है, लज्जा जोड़ अभाव। पिछले वाले में भी आप इसको मिला लीजिएगा जहाँ हम संधि का प्रकार के विषय में बात कर रहे थे। तो लज्जा जोड़ अभाव मिलके लज्जा भाव। अब दूसरा जो भेद है संधि का, स्वर संधि का, वह है गुण संधि, जिसमें और ई के मिलने से ए का निर्माण होता है। ठीक है ना? इसमें देखिए इसका गुण नाम क्यों पड़ा है, देखिए क्योंकि और ई के मिलने से ए बन जा रहा है और बड़ी ई के मिलने से ए बन जा रहा है और ई के मिलने से ई भी बनेगा। ठीक है ना? लेकिन वह दीर्घ संधि में आ जाएगा। लेकिन जब और ई के मिलने से ए बन जाए और बड़ी ई के मिलने से ए बन जाए, आ और ई के मिलने से ए बन जाए, मतलब आप कर मतलब शब्द कुछ वर्ण कोई और मिल रहा है, अब बन कोई और रहा है। इसका पहचान कैसे होगा कि अ प्लस ई मिलकर ए ही होगा चाहे बड़ा ई होगा? अ और ई के मिलने से यही बनता है। संस्कृत का मतलब संधि का यह नियम है। ठीक है ना? दीर्घ संधि में भी तो ये ऐसा ही होता है। हाँ? दीर्घ संधि में तो ऐसा ही ना होता है। दीर्घ संधि में ऐसे नहीं था। दीर्घ संधि में दीर्घ संधि बन रहा था। जो यहाँ पे बन रहा था वो दीर्घ संधि का मतलब उदाहरण बन रहा था। ठीक है ना? यहाँ जो है और ई के मिलने से मतलब ई बन रहा है, जो कि गुण है। इसका गुण दिख रहा है, इसका गुण है कि यह बन जा रहा है कुछ अलग, मतलब इसमें कुछ अलग हो रहा है, इसलिए इसको गुण संधि का नाम दिया जाता है। और दीर्घ में जैसे कि नाम था उसका वैसा उसका काम था कि वो दीर्घ हो रहा था, बड़ा कर रहा था। कोई भी दो वर्ण मिल रहा था तो बड़ा हो रहा था। ठीक है, वीडियो चालू है कि अब मुझे लगता है कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए तो आगे और ई के मिलने से ये बना। इसके कुछ उदाहरण देखे जाए। देव जोड़ इंद्र। ठीक है, देव जोड़ इंद्र क्या बना? देवेंद्र। और ई के मिलने से ए बना देवेंद्र। सुन रहे हैं बात? वे नहीं है, ये वो और ए है, जिसके मिलने से क्या बना? वे हो गया। सुन रहे हैं बात? देवेंद्र और ई के मिलने से ए बनेगा, अर्थात देव जोड़ इस क्या हो जाएगा? देवेश। ठीक है, आ और ई के मिलने से महा जोड़ इस क्या होगा? महेश। समझ रहे बातों को? अब हे समझ रहे हैं? हे नहीं है, यह ह और ए है।
ठीक है ना, यहाँ पे वो और ए है। फिर उसी प्रकार ओ और उ के मिलने से चंद्र जोड़ उदय उदय, क्या हो जाएगा? चंद्रोदय चंद्रोदय, चंद्रोदय, उदय ठीक है। और री के मिलने से देव जोड़ ऋषि, ऋषि देवर्षि, देवर्षि अर्थात और बन गया देवर, देवर्षि, ठीक है। इस तरीके से गुण संधि का जो इसका भेद है वो है वृद्धि संधि, ठीक है। तो अभी तक हम लोग दीर्घ देखे हैं और गुण देखे हैं। दीर्घ में बड़ा हो रहा था और गुण में एक नया गुण बन रहा था। तो इसमें जो गुण में जो संधि होने के बाद जो वर्ण आया था उन वर्णों के मेल को दिखाया गया है, जो वृद्धि संधि कहलाता है। जिसमें अ मतलब छोटा अ हो गया, अ हो गया ये छोटी मात्रा, और ए छोटी मात्रा, ये दोनों छोटी मात्रा मिलकर के बड़ी मात्रा का निर्माण कर रही है। तो यह क्या हो जाएंगी? वृद्धि संधि। और ए के मिलने से क्या बना? ए, जिसका उदाहरण हो सकता है कि एक जोड़ एक अर्थात एक, यह कै नहीं है, एक को जोड़ ए है। सुनो ना बात। फिर आ और ए के मिलने से ए बना। यहाँ भी देख रहे हैं ना, वृद्धि हो रहा है, वृद्धि कर रहा है, आ और ए में वृद्धि हो गया, ठीक है। तो इसका हो जाएगा सदा जोड़ एव, सदैव, समझ गए। फिर और ओ के मिलने से क्या बना? ओ, जैसे कि वन जोड़ औषधि, वन जोड़ औषधि, औषधि में जो है छोटी की मात्रा होगी और यह बनेगा तो वनौषधि, वनौषधि, समझ गए बात? वनौषधि बनेगा। फिर आ और ओ के मिलने से बनेगा औ, जैसे कि महा जोड़ महाजोड़ औषध, तो बन करके आएगा महौषध, ठीक है। इस तरीके से अपने वृद्धि को भी देखा। अब जो इसका चौथा भेद है वह यण संधि है, ठीक है। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका परिभाषा भी है। यण मतलब य का निर्माण होता है। इसमें दो वर्णों के मिलने से क्या बनता है? य का निर्माण होता है। मतलब य से जुड़ी हुई चीजें आती हैं, जैसे कि छोटी और बड़ा के मिलने से या बना। उदाहरण के रूप में अति जोड़ आवश्यक, अत्यावश्यक। छोटी और अ के मिलने से य बना। फिर छोटी ई और छोटी उ के मिलने से यू बना। अति जोड़ उत्तम, अति उत्तम। फिर छोटा उ और अ के मिलने से व बना। यह भी य श्रेणी में ही है, यर लव से ही जुड़ा हुआ है। यर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा यह श्रेणी का ही है वो, ठीक है ना। इसीलिए इसे यण संधि के नाम से जाना जाता है। चलिए अब सबसे अंतिम जो प्रकार है वह पांचवा प्रकार है अयादि संधि, ठीक है। इसमें अयादि, अया बनेगा, अया। यहाँ पे अय है ना, देख रहे हैं ना, इसी से यहाँ पे जो भी चीजें बनेंगी वो अय के रूप में बनेंगी। ए जोड़ य अय, ने जोड़ अन नयन, औ जोड़ अ आव, देख रहे हैं ना। औ और यण और अयादि में देख रहे हैं। थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बनाना होगा, थोड़ा सा ट्रिक बनाना होगा कि क्या बन करके क्या हो रहा है, नहीं तो सब दिमाग में नहीं रहेगा, आप भूल जाइएगा। और इसका प्रैक्टिस भी करना होगा। ए जोड़ अ आए, अयादि, आए, अय, आओ, ठीक है। औ और श्रव, यह थोड़ा सा एक अलग है, यह अपवाद है, ठीक है ना। तो इसमें श्रो जोड़ अ अतः श्रव बनेगा, अतः श्रो जोड़ अन श्रवण। यहाँ पे जो र की मात्रा है, यही र की मात्रा इधर जाकर के अण की मात्रा न की मात्रा के रूप में आ जा रही है, है ना। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो अयादि संधि का जो उदाहरण है, इसकी उदाहरण बहुत कम होते हैं, लेकिन परीक्षा में एग्जाम की दृष्टि से ज्यादातर मोस्ट इम्पोर्टेंट यही होता है कि थोड़ा सा यह अलग आता है, ठीक है ना। अगर आप पांचों संधि की इस भेद को जैसे मैंने बताया वैसे आप समझ करके अपने नोटबुक में अगर उतार लेते हैं, समझ लेते हैं, और उसका उदाहरण को इसमें एग्जाम्पल भी दिया गया है, उसको यदि आप समझ लेते हैं
तो मुझे ऐसा है कि परीक्षा में जो प्रैक्टिस मतलब और प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो मैं सवाल बनाऊंगा उसकी आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप आसानी से जो है परीक्षा में जो सवाल आएंगे उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरी बात यह कि जो व्याकरण की जो क्लास है, ठीक है ना, यह क्लास आपकी किसी एक मतलब इंडिविजुअल क्लास के लिए नहीं है कि एक व्यक्तिगत क्लास आप 8वीं में है तो 8वीं के लिए है, 9वीं में है तो 9वीं के लिए है। यह ऐसा क्लास है कि आप जब तक पढ़ाई मतलब पढ़ते रहिएगा, आगे अगर भविष्य में कंपटीशन में भी अगर आप जाते हैं, अगर आप अन्य किसी नौकरी की भी मतलब आप तैयारी करते हैं तो उसमें भी आपको हिंदी मतलब जरूर फलदायी होगा और आपके लिए जरूरी होगा। तो अभी हम लोग मतलब क्या है कि संधि समास तक बात कर लिए। अब हम लोग का लगभग अब काम समाप्त हो चुका है और आगे मुहावरा है या विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, तो सब आपको याद करने वाली चीज़ें आप याद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और मेहनत कीजिए, सफलता जरूर आपके हाथ आएगी। अब रही बात, एक दिन और मेरा क्लास चलेगा व्याकरण का, जिसमें मैं आपको पत्र लेखन, आवेदन लेखन और जो एक दो वाक्य किसे कहते हैं या उद्देश्य विधेय, इस सब की चर्चा कर दूंगा। और उसके बाद एक दिन मेरी प्रैक्टिस क्लास चलेगी जिसमें आपको लगभग 50 से ऊपर क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। उसके बाद आपका टेस्ट होगा। ठीक है, इसी के साथ आज का मेरा यह क्लास समाप्त होता है और हम लोग फिर अब अगले क्लास में अन्य किसी सब्जेक्ट को लेकर के हाजिर होंगे।